क्या नहीं बनना है लाइफ में। अब सोशल डिस्फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि हमारी सोसाइटी आज के टाइम पे किस तरीके से डिग्रेड करती जा रही है। लास्ट वीडियो में हमने टॉक्सिसिटी के एंगल को ब्रीफ में समझने की कोशिश की। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसको आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं मेरी चैनल पे। और जो 4 ट्रेड्स थी हमारी, टॉक्सिसिटी, इंडिविजुअलिज्म, पार्टिजनशिप और डिसइंफॉर्मेशन, आज हम उसकी दूसरी ट्रेड यानी इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करेंगे और पर्टिकुलरली जानेंगे कि दिस इंडिविजुअलिज्म ये आज के हमारे इंडियन यूथ को किस तरीके से करप्ट कर रहा है, एज यू सॉ इन द प्रीवियस क्लिप, एंड व्हाई it is an utmost matter of concern for each and every one of you, if you are a youth and even if you are a parent of a youth. Look, ये हम सब जानते हैं कि India as a country is not a country where it is very easy being growing up. हम बचपन से कितने सारे प्रेशर्स झेलते हैं, कभी एग्जाम्स का हो, कभी मम्मी पापा का हो, जॉब हो, गर्लफ्रेंड हो, सोसाइटी हो या कुछ भी हो। इंडिया का ओवरऑल सोशल फैब्रिक इन्हीं फैक्टर से डिसाइड होता है और ये फंडामेंटल टेनेट्स हमें यूएस, यूके एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज और इवन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज फॉर दैट मैटर उनसे डिफरेंट और यूनिक बनाती हैं। तो उससे पहले कि हम आज के इंडियन यूथ की जो डिटीरियोरेटिंग कंडीशन है उसके बारे में डीप में बात करें, हमें 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली समझने पड़ेंगे ताकि हम एक बेस बिठा सके अपनी कॉन्सेप्ट का, जिसके बेसिस पे हमें पता चले कि एक्चुअली इन सारी चीजों का ओरिजिनेशन क्या है। द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस। अब वेस्टर्न सोसाइटीज में इंडिपेंडेंस को एक वर्च्यू की तरह नहीं, एक फंडामेंटल राइट की तरह देखा जाता है। आपको माँ बाप सिर्फ एक एज तक पालते हैं और जब आप 18 से 20 साल के हो जाते हैं, आप मोस्टली पढ़ाई करने के लिए अपना घर छोड़ देते हैं एंड दैट्स इट, यू हैव टू नाउ फेंड फॉर योर ओन। तो वेस्ट और यूएस में आफ्टर दिस एज बच्चे इफ नॉट एवरीथिंग देन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स सब खुद ही देखते हैं, फ्रॉम जनरल पर्सनल एक्सपेंसेस टू पेइंग देयर कॉलेज फीस। ये सारी चीजें उनके दिमाग पे और उनके कंधों पे आ जाती है और उन्हें उसका बोझ उठाना पड़ता है और इसी तरीके से अपना जीवन बिताना पड़ता है। That's why US में एंड यूके में स्टूडेंट डेट्स आर अ वेरी वेरी बिग इशू। कई बार कितने डॉलर्स का डेट चढ़ जाता है बच्चों पे, जिसकी वजह से या तो उनको ड्रॉप आउट होना पड़ता है या तो उन्हें ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अगर हम इस फैक्टर को एनालाइज करें कि वो बहुत अर्ली एज में अपने घर से बाहर निकल आते हैं एंड दे आर सेंट आउट इन द ओपन टू फेंड फॉर देयर ओन, तो आप ये भी डिबेट करना चाहोगे कि ये अर्ली एज में कमिंग आउट ऑफ द नेस्ट जो होता है ये एक्चुअली इन यंगस्टर्स को टफ बनाता है, रेडी फॉर लाइफ बनाता है। बट क्या ऐसा टोटली सच में होता है? अगर ऐसा टोटल हर केसेस में है, देन व्हाई इज इट दैट 2023 की सिग्मा रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 61% ऑफ द यूएस अडल्ट्स ये रिपोर्ट करते हैं कि वो लोनली या फिर लेफ्ट आउट फील करते हैं इवन टुडे इन द बेसिक कॉन्वर्सेशंस व्हिच दे हैव। और इसी 2023 की एक पब जर्नल थी जिसका नाम था द जर्नल ऑफ पर्सनालिटी इन सोशल साइकोलॉजी। उसने बताया था कि इसी इंडिविजुअलिस्टिक नेचर की वजह से कल्चर ऑफ लोनलीनेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसी वेरिएबल्स के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बन जाता है। मतलब अगर आप एक टाइम पे लोनली फील करते हो या फिर डिप्रेशन वाली फीलिंग्स आपके अंदर आती है तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपके यहाँ पे एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, अकेले रहने का कल्चर है, बहुत ही सोलोफाइड कल्चर है। ऑन द अदर हैंड Asian countries, particularly India, live on a culture of interdependence. India, China, Japan और कोरिया, ये सारी कंट्रीज एक कलेक्टिविस्ट कल्चर फॉर्म करती हैं और इसी कलेक्टिविस्ट कल्चर को फॉलो करने के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला तो एक कलेक्टिविस्ट कल्चर का कॉन्सेप्ट होता था मल्टी जनरेशन फैमिलीज होने का। मतलब आपके दादा दादी, नाना नानी, जितने भी सीनियर्स हैं, आपके अंकल्स, आंट्स, सारे एक ही घर में रहते थे और उस घर के खर्चा पानी से लेकर उस घर में सबसे बड़े डिसीजंस क्या होंगे रिगार्डिंग एवरी चाइल्ड और एवरी अडल्ट इन दैट हाउस, सब में हर एक मेंबर का अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव रिलेशन विच दे हेल्ड इन द फैमिली एंड ऑल्सो देयर फाइनेंशियल कंडीशंस एज वेल, उनका एक कलेक्टिव होल्ड था इन द डिसीजन मेकिंग पावर। और ये बहुत ही सिविलाइजेशनल थिंग है जो कि हम आज के टाइम पे नोटिस करते हैं। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी देख लेना तो ये उस टाइम से भी चला आ रहा था कि देयर वर चीफटेन्स, देयर वर मुखियाज ऑफ द फैमिली जो कि फैमिली के प्राइम डिसीजन मेकर्स होते थे एंड उनके अंदर सारे लोग रहते थे उनके सानिध्य में या फिर उनके ऑब्जर्वेशन में, और वो डिसाइड करते थे कि कौन सी फैमिली का मेंबर किस टाइप के ऑक्यूपेशन में जाएगा और किस टाइप की आगे लाइफ जिएगा। फिर भी आज की लाइफ में एज एन इंडियन यूथ, इंडियन पेरेंट्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आज भी रहता है।
Where will you study? Where will you go to pursue your career? Where will you work? Where will you marry? How will you stay your life? What do you want to do? What do you want your kids to do in the future? ये सारी बातें डिसाइड करके रखनी पड़ती हैं। और केयरिंग फॉर पेरेंट्स, जो कि एक जॉइंट वैल्यू हुआ करता था उस टाइम पे, अगर आपके पेरेंट्स सब साथ में रह रहे हैं तो ये हर एक मेंबर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि आपको आपके पेरेंट्स का ख्याल रखना है, नो मैटर वॉट एवर कम्स आउट ऑन द हाउस, ताकि घर की सैनिटी और इक्वानिमिटी बनी रहे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इतनी सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से होती थी तो फिर चेंज कब आना शुरू हुआ? चेंज आना शुरू हुआ जब हम इंडियंस बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज होने लगे। हाँ जी, वेस्टर्नाइजेशन एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये सारी चीजें होती हैं, एंड इन सारी चीजों का आज भी एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ा रहता है। ये बोलना गलत नहीं होगा कि भले ही 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हो गए थे, लेकिन मन से हम में से बहुत सारे लोग आज भी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ द पर्सनल थॉट्स उनके गुलाम हैं। बट कमिंग टू दिस, जब वेस्टर्नाइजेशन ने हमारे इंडियन कल्चर में एंट्री ली ना, क्योंकि यूथ के इनिशियल ट्रेट्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन होने पे दो फंडामेंटल चेंजेस आए थे। तो पहला था इंटरनेट, जिसने पहली बार इंडियन लोगों को बाहर के कंटेंट से इंट्रोड्यूस कराया। मूवी, सिनेमा, एक्शन जो भी बाहर चलता था, जो जिस भी लेवल पे बनाते थे, वो सारे लोगों को कांटेक्ट मिला इंडियंस को घर बैठे। और इसी चक्कर में जब हम वेस्टर्न मीडिया से एक्सपोज हुए ना, देन वी आल्सो गॉट टू नो many new concepts like live-in relationships and openness in expression, जिससे अब इंडियन यूथ को ये लगता है the typical qualities of liberty, equality and fraternity जो कि टिपिकली हमारे अंदर होनी चाहिए थी, शायद हमारे कल्चर में नहीं है। ये हमें हिस्टोरिकली भी पता है कि if you are a girl in an Indian society, then आज भी आपको छोटी सी छोटी बात के लिए बहुत ज्यादा परमिशंस लेनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है, and this is a pathetic thing in itself। बट फिर भी ये परमिशन लेना रुकता क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, दिस इज नॉट फॉर एन इललेजिड रीजन, क्योंकि विमेन क्राइम रेट आज के टाइम पे एट एन ऑल टाइम हाई है इंडिया में। और जहां पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, वहां पे गिवन द नेचर ऑफ अ कलेक्टिविस्ट सोसाइटी, हम इंडियंस को बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई ओवर प्रोटेक्टिविज्म भी आता है पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, पर इस रीजन को बहुत ज्यादा रॉन्गलीफुली एट्रीब्यूट किया जाता है टुवर्ड्स जनरेशनल गैप। बट दिक्कत क्या होती है, सिंस वेस्टर्नाइजेशन में आपको लगता है कि इन द वेस्टर्न कंट्रीज और इन द कंट्री ऑफ अमेरिका सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं और वहां पे सब कुछ है एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ सॉरो। बट क्योंकि बच्चे वहां पे वेस्टर्न कल्चर देख के आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि यार ये वाली चीजें जो हम देख रहे हैं वहां तो बहुत फ्री सोसाइटी होगी, फ्री कल्चर होगा, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से होता होगा। ये तो हमारे पेरेंट्स हैं जो कि समझ नहीं पाते। और जब इस यूथ को जस्टिफाई करना होता है अपने मन में कि मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, तो फिर ये बोलते हैं कि ये जनरेशनल गैप की वजह से या फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज की वजह से होता है। ये बेसिकली यही जाके अपने ग्रुप में बोलते हैं, यार मेरे पापा समझते नहीं है, मेरी मम्मी तो ऐसी है वैसी है, उनको समझ में ही नहीं आता है, आजकल के बच्चों को जीने देना चाहिए। इतने टाइम से भी आपकी मम्मी पापा आपको जीने ही दे रहे थे, बट आप ये नहीं समझ पाए कि उनकी रियलिटी बहुत अलग है और हमारी रियलिटी बहुत अलग है, जो कि अगेन एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट करता गया। दूसरी बात जो कि वेस्टर्नाइजेशन ने हम पे बहुत हद तक इम्पोज किया, दैट वाज द थिंग ऑफ बीइंग कूल एंड मॉडर्न। नीडलेस टू से, ये दो वर्ड्स कूल और मॉडर्न को जितना ज्यादा हमारे इंडियन सोसाइटी में मिसकंस्ट्रू करके और गलत कॉनोटेशंस के साथ बताया गया है, इसकी कोई हद नहीं है। Many youth at this point of time are being brainwashed just for the sake of being called cool or modern, जबकि किसी को पता नहीं कि कूल क्या है, मॉडर्न क्या है। तो जब वेस्टर्न सिनेमा और ओटीटी इंडिया में आया था, तो इन टर्म्स ऑफ द ड्रामेटिक क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिनेमा which Indian youth actually saw it for the first time, they tried to initially compare it to Bollywood। और तब उन्हें क्या पता चला कि हमारे सिनेमा में उतनी अच्छी क्वालिटी है ही नहीं और हमें इतनी अच्छी सिनेमा से इतने टाइम तक दूर रखा गया था। और आपको पता है कि हम इंडियंस हमेशा से ही बहुत ज्यादा इमोशनल बीइंग्स रहे हैं। अगर हमारे बारे में कोई अच्छा कहता है तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा, और कोई हमारे बारे में खराब लिखता है तो फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं, हम मारपीट पे उतर आते हैं, हम ट्विटर पे गाली देते हैं, हम सोशल मीडिया पे जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू शो आवर अप्रूवल एंड अफेक्शन, हम उन्हें इंपर्सनेट करना चालू कर देते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं, इन द होप ऑफ बीइंग कूल एंड मॉडर्न। हो ना हो, लेकिन इसी इंटरनेट और वेस्टर्न मीडिया ने हमारे जैसे इंडियंस को अपने एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी अडॉप्ट करने के लिए फोर्स किया है और हमें एक तरीके से बोला है कि दिस इज द बेटर कल्चर विच यू एक्चुअली नीड टू ग्रो एंड प्रॉस्पर एंड फील मोर हैप्पी इन लाइफ।
और ये एक फील गुड इफेक्ट देती है कि इंडिविजुअलिज्म ऐसी चीज होती है जिसमें कोई भी यूथ ऐसा होता है जब उसके राइट्स, उसके चॉइसेस और उसके रिजल्ट्स सब कुछ उसके हाथ में होते हैं। एंड इट इज जस्ट लाइक द वोल्केनो इफेक्ट। जब आपको किसी तरीके से बहुत दबाया जाता है ना, कोई चीज बहुत ज्यादा करने से रोका जाता है, तो जब आपको लिबरेशन मिल जाती है, जब आपको वो छूट मिल जाती है, तब आप वही चीजें सबसे ज्यादा करते हो जिसके लिए आपको हर टाइम रोका गया था। इसी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और इंटरनेट ने आज के टाइम पे हमें ये मजबूर किया है कि हम एक इंडिविजुअल कल्चर अडॉप्ट करें। पर स्टोरी में ट्विस्ट अब आता है। एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर या फिर वेस्टर्न कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो होता है सेल्फ स्ट्राइविंग फॉर करियर। खुद जाओ, खुद पैसे कमाओ और खुद सरवाइव करो। लेकिन वेस्ट में कंपैरेटिवली इंडिया से दो चीज हमेशा से ज्यादा थी और शायद आज भी हैं। दैट्स व्हाई इंडियंस वहां जाते हैं, एक पैसा और दूसरा अपॉर्चुनिटीज। और यही पार्ट हम इंडियन यूथ को एक एंडलेस और हेल्पलेस डाइकोटमी में फंसा देता था। उन्हें लगता था कि जब हमें जीना अपने तरीके से है तो एक तरीके से हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते ही हैं। उन्हें लगने लगा कि हमें अब जब जिंदगी अपने तरीके से जीनी है तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा सबके पास है नहीं। जिनके पास है वो सोशल मीडिया में बाकियों को सबको दिखाते रहते हैं, और जिनके पास नहीं है वो उन्हीं रिच लोगों को देख के फोमो फील करते हैं। लेकिन इंडिया में हमेशा से आज के टाइम पे रीसेंट पॉलिटिक्स में भी नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज को बहुत ऊपर रखा जा रहा है। तो आप ये भी देखते हो कि कल्चर की बात बहुत ज्यादा होती है, अपने रिलीजन्स की बात, अपने बिलीव्स की बात, हमारे ट्रेडिशंस की बात बहुत ज्यादा होने लग रही है, और इन सबको फॉलो करने की भी बात बहुत ज्यादा हो रही है। नाउ दिस इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन कल्चर ट्रेडिशन की बात हमेशा इंडिया में टिकी रहती है। सो विद द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड विद द इंडियन कल्चर, इंडियन यूथ कहीं इसके बीच में फंसा हुआ है। इंडियन यूथ ना तो पूरी तरीके से वेस्टर्न बन पा रहा है और ना ही पूरी तरीके से इंडियन। And this troubles of existence is actually a root cause of why Indian youth is so troubled nowadays.